बोल रहे हैं, जो भी आज आप लोग ने टर्मिनोलॉजी आज न्यूज चैनल जिन लोगों ने देखा है वो यहाँ पे लिख दें कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो उनको नहीं समझ में आए हैं। ठीक है सुशील जी, चैट बॉक्स सबको दिख रहा है अपने गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे, तो चैट बॉक्स पे टाइप कर दें वो वर्ड्स, हम 4 5 5 6 10 वर्ड्स को फटाफट डिस्कस करेंगे, और जो लोग ऑफलाइन वाले वर्ड्स बता रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। ठीक है शिवानी जी, आप कोई वर्ड बताइए। FIIs और DIIs है ना, ठीक है। हया आप बताओ एक। FNO, ठीक है। FNO, इन्होंने FNO एक वर्ड देखा, आप बताओ एक कोई भी। नहीं देखा है अभिषेक, यू नहीं देखा है। अच्छा ठीक है बताइए। स्टॉक फ्यूचर्स तो यही है जो इन्होंने हया ने बोला है, और इसके अलावा नैस्डैक, ठीक है नैस्डैक हमने लिख लिया। व्हाट एल्स? QIB, ये कोई कंपनी का रिजल्ट था। अच्छा चलिए मैं देखती हूँ कि वो मुझे कोई कंपनी रिलेटेड, वो ऐसा स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड कोई वर्ड नहीं है, ये फंडामेंटल रिलेटेड ही वर्ड है। हाँ देख उसको मैं कर लेते देख लेते। अजय आपका कोई वर्ड? फ्लैट 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 फ्लैट, हाँ मतलब जो अगर SGX निफ्टी सपाट बोल रहे हैं तो दैट मींस इट इज फ्लैट आपका। ठीक है आप कोई वर्ड? ठीक है ना अभी इतना ही है। ठीक फ्यूचर्स में बिकवाली, हाँ फ्यूचर्स एंड कैश में बिकवाली, उसका भी मैं बता रही हूँ। वो फ्यूचर्स एंड कैश वाला जो है ना, ये FNO जो उन्होंने लिखा है ना, मैंने लिखा है, इसको अभी हम समझाएंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो है बिकवाली हुई है। और रेस्ट ऑनलाइन वाले वर्ड्स लिखने के लिए वर्ड्स लिखे यहाँ पे। अनामिका चक्रेश हैज जॉइन द क्लास, ठीक है अनामिका। आयुष Yes, ma'am. Yes, ma'am. I know. और आयुष प्रताप इज And Ayush also. अच्छा ठीक है ओके। टीना जी इज आल्सो इन द क्लास, ठीक है तो आप अटेंडेंस दे लीजिएगा। राइट चलिए अभी लेट मी राइट डाउन द वर्ड्स हूसोएवर इज जो भी है। अच्छा चलिए अभी आप आस्था एनी वर्ड दैट यू वांट। अच्छा आस्था ने IPO लिख दिया है, ठीक है सौरभ यू आल्सो राइट डाउन वन वर्ड जो नहीं समझ में आया सुबह के न्यूज चैनल में, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, जो भी एक वर्ड आप लिखना चाहें। इवन बीना मिश्रा जी आप भी लिखिए चैट बॉक्स पे, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। ठीक है मेरे सेशंस में ऐसा नहीं चलेगा कि ऑनलाइन वाले बस कर रहे हैं, ठीक है करके अटेंड करके चले गए, नहीं यू हैव टू बी लाइव इंटरैक्टिव थ्रू आउट द क्लास, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स ही आगे मार्केट में हम लोग ने कमाया है। ठीक है तो वो चीजें बहुत जरूरी है कि एक एक बंदे पे अटेंशन मेरा देना मैंडेटरी है। ठीक है बिकॉज ऐसे मैं आप लोग को नहीं जाने दे सकती बिना सीखे हुए। अगर है हो क्लास का पार्ट तो मतलब आपको जवाब देना ही देना है क्लास में। ठीक है चाहे आप रो के दो चाहे आप हंस के दो, और कैमरा ऑन की ऑफ की जो बीमारी है उसको दूर कर लीजिए। ठीक है पूजा सेड ओनली निफ्टी, ठीक है निफ्टी पूजा को जानना है। और सुशील सुनील आप लोग भी फटाफट अपने डाउट्स को नोट डाउन करिए, सब सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है पूजा ने Q2 लिखा है, ओनली निफ्टी लिखा है। चक्रेश ने बैंक निफ्टी लिखा है। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, चक्रेश जी आप बहुत आगे चले गए, ये आप सेकंड क्लास है इस बैच का। ठीक है हाँ ये सब कवर अप होगा, ये कोर्स का टॉपिक लिख दे रही है पूरा कल की क्लास आप चेक करिएगा। ठीक है सुनील ने नैस्डैक लिखा है, और सुशील सुशील जी आप भी लिखिए, और कैमरे को सीधा कर लीजिए, आपने कैमरे को उल्टा किया हुआ है। हाँ जी आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए सुनील ने नैस्डैक लिखा है। सौरभ आपकी तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स इसमें? हाँ सौरभ ने QIP लिखा है, ठीक है और कौन है? युवराज यू ऑल्सो राइट डाउन, ठीक है और उसके बाद और कौन बचे हुए हैं जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है? ऑफलाइन वालों के मैंने टाइप कर दिए यहाँ पे, ठीक है और रेस्ट लाइक बीना मिश्रा जी यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन, ठीक है यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन। बीना मिश्रा आपको भी लिखना है,
कोई ऐसा वर्ड जो आपको आज के न्यूज चैनल के कवरेज से बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। राइट डाउन ऑल द डाउट्स ऑन द चैट बॉक्स, जो वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। और एक बार कोई व्हाट्सएप बैच ग्रुप में ना एक जो न्यूज चैनल का लिंक था मैंने शायद भेजा था ना, है ना, तो एक बार रीसेंड कर दीजिए, तो चैट पे ऊपर जाना पड़ेगा जो है, एक बार रीसेंड कर दीजिए कोई चैट बॉक्स पे, तो मैं न्यूज चैनल भी उसको प्ले कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आएगा वो वर्ड्स एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अभी ये वर्ड्स आप लोग खुद निकाल के लाए हो, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोग अपनी मर्जी से ये वर्ड्स को नोट डाउन करके लाए हो, जो आप लोग ने आज सुबह के पावर ब्रेकफास्ट न्यूज चैनल में आप लोग ने चेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे कि वी कैन सी इट ओवर हियर कि अब ये जैसे, चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड चक्रेश जी ने एक वर्ड लिखा है, और चक्रेश और आस्था गुप्ता का वर्ड सेम है। बीना मिश्रा जी ने भी आईपीओ लिखा है, चक्रेश ने भी आईपीओ लिखा है, और आस्था ने भी आईपीओ लिखा है, ठीक है। आस्था ने भी आईपीओ लिखा है। सो आईपीओ ये जो नाम है, ठीक है, ये आपने सुबह के न्यूज में कितनी देर में सुन लिया था? 10 मिनट के अंदर सुन लिया था? क्या सुना था, कोई बताएगा? कुछ थीम? सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद द स्टोरी लाइन कि हमने क्यों ये वर्ड पढ़ा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ने भेजा है, उस पे भेजा है, किसी ने लिंक भेजा है, अभी फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। इसको हम लोग जरा प्ले करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जरा प्ले करते हैं, आस्था ने भेजी दिया है। अब अपने लोगों को करना क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग लाइव टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट, ये मैं मैक्सिमाइज कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है। और ये मैंने अभी म्यूट पे रखा हुआ है, जो इसका वॉइस है, अभी वॉइस सुनने की जरूरत नहीं है, हमें हम टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला वर्ड क्या है? FIIs, ठीक है। पहला वर्ड जिन लोगों ने चैट बॉक्स पे लिखा है FIIs, कोई बता सकता है कि FIIs का फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी? गलत बोलो, सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपका है, करेक्ट। सो FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पहले तो इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा जैक है इस मार्केट का, ठीक है। अब आप लोग आज इस एक वर्ड से ये सीखने को मिलेगा कि ये वर्ड से आप पहचान सकते हैं कि मार्केट, मतलब आप ये समझ लीजिए, पूरे अक्टूबर के महीने में सिर्फ FIIs के डेटा से हम कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट में किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं देखी जाएगी, मार्केट गिरना ही गिरना है। क्यों गिरना, आज आप देखिए, उसका जैक समझिएगा, ठीक है। अब ये वर्ड आप लोग सब मेरे साथ सर्च करिएगा, ठीक है। ये वर्ड आप लोग सब मेरे साथ एक बार google.com ओपन करिए, ठीक है। सब लोग एक बार ओपन करो, ये सब आप लोग को ना सर्चिंग हैबिट्स डालनी है मुझे, कि आप लोग व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट यू शुड नो कि हाँ कब क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे लिखिए, मतलब जो है FIIDII डेटा, ऐसा करके ये वर्ड सब लोग टाइप करिए मेरे साथ, FIIs एंड DIIs डेटा, ठीक है। FIIs और DIIs आपका डेटा, ठीक है, FIIs और DIIs डेटा। टुडे उडे से मतलब नहीं है, ऐसे बस आप रखिए, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद बस मेक श्योर कि मनी कंट्रोल खोलेंगे तो मोबाइल हैंग करेगा, क्योंकि बहुत हैवी वेबसाइट है। मैं अभी मनी कंट्रोल का ही ओपन कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी 2 मिनट के बाद, ठीक है। ये आप लोग ने खोल लिया है? खोल लिया सबका? ये पेज खुल गया है? नहीं खुला है तो फिर मैं चैट बॉक्स में भेजूं? खुल गया, ठीक है। आप लोग ने ये लिखा, अब यहाँ पे अब आप देखो, एक वर्ड लिख करके आ रहा है FIIs, और राइट हैंड साइड में DIIs लिख करके आ रहा है। अब FIIs आप शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लीजिए कि ये आपकी विदेशी संस्थाएं हैं, ठीक है, विदेशी संस्थाएं हैं, या
बाहर की सरकार, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एफआईआईज में आते हैं, और बड़े बड़े जो बाहर के इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, जो विदेशी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो आपके मतलब ये आप, मैंने कल बताया था कि जैसे यूएस मार्केट मेकर है, वैसे एफआईआईज जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये आपके वो विदेशी संस्थाएं, मतलब जो एक दो शेयर में ट्रेड नहीं करती है, वो एक साथ 11,000 करोड़ की खरीदारी करी, 11,000 करोड़ की बिकवाली करी, जो मतलब बल्क क्वांटिटी में खरीदारी और बिकवाली करते हैं, ठीक है, मतलब मार्केट को यही चला रहे हैं। अपनी मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, अब हम यहाँ यूएस की बात नहीं कर रहे हैं। यूएस तो मतलब जो है सारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एफआईआई जो है ये हमारे मतलब जो है इंडेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे इंडेक्स में हर रोज ये आपकी ट्रेडिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, बिकवाली करते हैं, जो भी करते हैं, हर रोज ट्रेडिंग हो रही है, हर रोज मतलब हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमारी मार्केट इनके हाथ में है, ये आप ऐसे समझ के चलिए। तो हमारी मार्केट अगर इनके हाथ में है, तो आपको लगता है कि इनको देखे बिना हमारा काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला है, ठीक है। ये आप ये दोगे, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। आप ये सोचो, ये इतनी बड़ी ताकत है कि अगर कल को न्यूज आ जाती है कि बाटा इंडिया या कोई भी फलाने शेयर के अंदर एफआईआई ने अपनी 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई, 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई, 2% नाम तो सुनने में वो लग रहा है, लेकिन वो 2% हो सकता है 400 करोड़ शेयर हो, तो 2% खरीदारी बढ़ाई, तो उसके चक्कर में होता क्या है, उस 2% का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि वो शेयर जो कभी नहीं भागा होता है, वो 2-2 महीने तक भागता रहता है। पता लगा 200 रुपए का शेयर आपको 2 महीने बाद दिख रहा है कि वो आपका पहुंच गया है, आपका 800 पहुंच गया है। जैसे एक अभी बीच में बड़ा बहुत एक हाइप क्रिएट हुआ था, एलिसिड इन्वेस्टमेंट्स नाम का शेयर था, 2 रुपए का शेयर था, वो इस समय आई थिंक 1,20,000 का है। हाँ, अब इसमें मतलब जो है, हाँ 2,30, हाँ, तो वो कुछ ऐसा ही जैक पाया गया कि एफआईआई ने बढ़ा दिया स्टेक। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, अभी हम लोग ने देखा था कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी थी, उसमें एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। तो मतलब कट शॉर्ट में एफआईआई आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका एक प्रकार से दीज आर दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूशनल जो है आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। आपकी मतलब जो एक प्रकार से मतलब एवरी मतलब ये मान के चलिए कि इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, और ये आपके मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, रिसर्च हाउसेस, बहुत सारी, मतलब ये डीआईआई में तो यही आएगा। जो डीआईएस होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो घरेलू संस्थाएं हैं, ठीक है, और एफआईआई जो होते हैं वो विदेशी संस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक बड़ा एफआईआई का नाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, जो है आपके बहुत सारे एफआईआई। तो ये एफआईआई और डीआईआई आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग जो है, हम लोग क्या है, हम लोग जो ट्रेडिंग वेडिंग करने जा रहे हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, RETAIL, रिटेल, ठीक है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम लोग छोटी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली करते हैं, लेकिन जो ये विदेशी संस्थाएं हैं, ये सीधा सीधा आपके 400 करोड़, 500 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, वो एक बल्क मात्रा में खरीदारी और बिकवाली करती है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हुई ना। हाँ, नहीं तो बिकवाली करेंगे तो पता भी चलेगा ना। तो हाँ, होता है, लेकिन ऐसा कुछ एफआईआई, देखिए आपको बस उस हाइप का पार्ट रहना है। उसके बाद अगर आपको भाई आपको मतलब जैसे हम लोग एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल्स का जो प्रोग्राम है, जो अभी हम नहीं इंट्रोड्यूस करते, जब इनके जो क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर भाई इनका मनीष का एक सवाल है कि मैम मान लीजिए एफआईआई ने किसी कंपनी में पैसा लगाया और वो शेयर बढ़ गया उस हाइप से, उस र्यूमर से, उस मतलब मतलब आप कह लो कि र्यूमर से वो शेयर रातों रात भाग गया, फिर ये भी हो सकता है कि वो नीचे भी आ जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन
आप मतलब उन शेयर्स में तब भी बने रह सकते हैं अगर आपको उसका फंडामेंटल जैक पता हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप ऐसे समझो, अभी आपको इस चीज से सबको समझ में आ जाएगा। charting.com मैंने लगाया, ठीक है, ये दीपक नाइट्राइट एक शेयर है, ठीक है, ये मैं अब तो खैर इस शेयर को मैं भूल चुकी हूँ, मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था तभी 400 के भाव पे था। एफआईआई जम के इसके अंदर एंट्री कर रहे थे, लेकिन एफआईआई जम के एंट्री कर रहे थे तो कुछ दिनों तक तो इसको बढ़ाया, फिर जब उन्होंने बिकवाली की तो शेयर नीचे भी आया, लेकिन नीचे जब आया तो पूरा नीचे पटक के वो 400 पे नहीं आ गया। और मुझे ये पहले से पता था कि ये 400 रुपए का शेयर आज 400 है और इसको आज से 1 साल या 1.5 साल के अंदर 3000 जाना ही जाना है। और वो 3000 जो दाम हमने निकाला वो कोई चार्ट नहीं बता सकता है, वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स बताते हैं, फाइनेंशियल्स बताते हैं, जो आपके मुजम्मिल ने किया हुआ ये चीजें, वो हमें वो कंपनी की, मतलब आप ऐसे समझो कि कंपनी जो मतलब हर कंपनी का जो शेयर का भाव दिखता है वो उसका असली भाव नहीं होता है। ये भाव वो भाव है जो हम और आप जैसे ट्रेडर्स उस दाम के लिए पे करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी कंपनियों के जो ओरिजिनल भाव होते हैं वो कुछ और होते हैं, जिसे हम कहते हैं, आप लोग सुनते आए होंगे उसमें। हाँ, नहीं वो ओरिजिनल भाव जो होते हैं वो आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप लोग अपने आसपास सराउंडिंग में कभी ना कभी तो सुना होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होता है और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, उससे हम इन भाव को निकाल सकते हैं। तो वो भाव निकालना इज फंडामेंटल्स। तो हम अगर ऐसे पता है कि एफआईएस अगर एंट्री कर भी रहे हैं उस कंपनी में तो करने दीजिए ना। अगर आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब अब नाउ फेस वैल्यू नहीं, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है इंट्रिंसिक, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये सब टर्मिनोलॉजीज, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, INTRINSIC, INTRINSIC, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू, ये स्टॉक मार्केट वाली वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, दोनों को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो ये आपको चार्ट पे इसकी वैल्यू दिख रही है वो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट वैल्यू है। और जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू बात कर रहे हैं वो कंपनी की ओरिजिनल भाव, ओरिजिनल कीमत कितनी है। हो सकता है इसकी ओरिजिनल कीमत 4000 हो, हाँ वो ऐसे नहीं होता, वो उसका पूरा एक सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा होता है। नहीं, वो कहीं पता नहीं लगती है, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो एक पूरा एक ऑल टुगेदर एक बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट की दुनिया में आपको एंटर करना पड़ेगा। हाँ 55,000 में मैं शॉर्ट नहीं था, क्या होगा? वो मेरे को एक दिन 1,02,000 हाँ मिला, मैं हाँ कभी भी शॉर्ट नहीं था क्या होने वाला। हाँ मैं देखते देखते उसको 3,30,000 को देखा और उस 3,30,000 से रोज रोज 5% का टिप लेके आज ये वापस आया। यही मैं बात बोलती हूँ कि मतलब देखिए 55,000 पे वो शेयर था, एलिसिड इन्वेस्टमेंट, आप लोग सर्च करिएगा। अभी रातों रात मेरे को लगता है वो ऐसा शेयर भागा है कि सब के सब हैरान थे कि हम एंट्री क्यों नहीं ले पाए। भाई किसी को भी पता, भाई आप ऐसे सोचो, अब किसी को भी पता है, जब आप ऐसे सोचो कि अब ये बना आपको, जैसे मान लो पीरियड में जाकर के मैंने 3 साल लगाया, ठीक है, अब देखिएगा, अब भाई आप मान लो कि कोई भी कंपनी यहाँ 1700 से मान लो यहाँ तक भाग चुकी है 2400 तक। अब आपको, आप ऐसी कितनी कंपनियां हैं, तो आप ये सोचो रेलटेल, RVNL, सब 100 रुपए से तो भाग रही है, ठीक है। और अभी बहुत दूर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी लेटेस्ट जो शेयर्स भागे हैं जो ये आले, एक एल्डा, आप देखना इसमें तो मेरे लाइव स्टूडेंट्स के इसमें एग्जांपल्स हैं। ये एल्डा जो ये था, ये आपका, ये समझ लीजिए हम लोग के बैच के स्टूडेंट से 90 रुपए पे उठाया हुआ था। सुजलॉन मैंने खुद खरीदवाया था, मैंने जब लिया था 40 रुपए पे, मेरे स्टूडेंट ने 40 रुपए पे लिया था, बैच खत्म होते होते 80 हो गया था, डबल हो गया था पैसा उनका। अभी तो मार्केट ही डाउन, अभी तो निकालेंगे शेयर जो भी चीजें, वो एक सुजलॉन एक्चुअली हमारा उस समय फंडामेंटल सेशन भी चल रहे थे। तो मेरा सिर्फ कहने मतलब ये है कि थीम क्या है कि 90 पे हम लोग ने एडा में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और मुझे अच्छे से याद है कि 19 रुपए, देखो ये शेयर एडा IREDA, ठीक है,
आपका ये शेयर 90 रुपए पे था और वो देखते 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 वो शेयर 115 आ गया, ठीक है, 115 आ गया। अब कोई भी अगर बंदा 90 रुपए के भाव पे बैठा है, मान लो मनीष आप ही बैठे हो, तो आपको घबराहट होगी कि यार निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को फंडामेंटल आता है तो वो इस शेयर की ओरिजिनल कीमत निकाल सकता है। तो ये इसकी ओरिजिनल कीमत 300 आ रही थी, 300 आ रही थी। तो अब जिसको नहीं पता है फंडामेंटल, वो तो चार्ट को देख करके जहां गिरना शुरू हुआ उसकी धड़कनें बढ़ी और वो निकल गया, ठीक है। फंडामेंटल क्या होता है, वो आपको एक सहारा देता है कि यार गिर रहा है 115 से 110, हर गिरावट एक खरीदारी का मौका लेकर के आ रही है आपके लिए, ये फर्क होता है, ठीक है। तो वो मतलब जो होता है ना, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो आपको आखिरी टारगेट बताती है कि ये शेयर कहां तक जा सकता है। तो दैट इज फंडामेंटल जो होता है ना हमारा, वो एक मेरे को अलग से 1.5 महीना उसके लिए चाहिए होता है सिखाने के लिए। वो हम लोग मतलब उसमें नहीं, आप लोगों अगर जैसे हम लोग ये आप लोग का जो प्रोग्राम है ना, उसमें हम प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ज्ञान स्क्वायर एलियम, इसी में ही मेरे पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। तो वो फंडामेंटल अलग से हम करवाते हैं, लेकिन अभी आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिफोर जनवरी। तो हम जनवरी में ही, वो ज्यादा लंबा नहीं प्रोग्राम होता, वो हार्डली 1.5 महीने का होता है। तो जब आई थिंक इन लोग की आपके बैच में लाइक आस्था इज देयर, सौरभ इज देयर, तिशा इज देयर एंड अजय इज देयर, एक दो लोग और हैं जो लोग हैं उस पार्ट का, प्रोग्राम का पार्ट। तो जब उनका स्टार्ट करेंगे तो एक बार वील इंट्रोड्यूस यू, ठीक है। वो चीज है, अभी तो है कि आप लोग पहले ब्रश अप हो जाइए पहले चार्ट्स पे कि हाँ कैसे, हाउ टू लीड एंड ऑल। तो मैं ऐसे वही बता रही हूँ कि अगर कोई शेयर आपके सामने देखते देखते 20,000 से 55,000 हो गया एंड यू वांट टू डिसाइड नाउ कि 55,000 पे मैं एंट्री करूं कि ना करूं, तो वो 55,000 पे एंट्री, वो कॉन्फिडेंस आपको फंडामेंटल दे सकता है। क्योंकि टेक्निकल्स में घबराहट होगी कि अरे गिर ना जाए, ठीक है, वो ना हो जाए, वो चीज ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आप बिल्कुल एकदम निश्चित, वो हम लोग सिखाते हैं फंडामेंटल्स, मतलब जो होता है वो सेशन वेशन हम सब लेते हैं। लेकिन ये है कि मतलब हर की एक अलग है, उसमें चार्ट्स नहीं होते हैं, उसमें सारा फाइनेंशियल्स होता है। और ऐसा उसके लिए कुछ नहीं है कि अगर आप में से कोई बैच में सोच रहा है कि मुझे उसके लिए अकाउंटेंसी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप जैसे साइंस बैकग्राउंड से, आप भी सीख सकते हैं। कोई ऐसा उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, मतलब जो है इसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में, क्योंकि आपको कोई नंबर का कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको दिमाग यूज करना है, एनालिसिस करनी है कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग करते हैं। तो यही चीज मैं बता रही हूँ कि वो जो बच्चे ने 90 पे इन्वेस्ट किया था, 115 आया था, 50 बार उसने मुझे फोन किया, मैम क्या करें, निकल गया, अरे 115 से फिर 104 आ गया। अब भाई पैनिक इतना होता है यूथ आज की डेट में कि 115 से 104 आ गया, अरे मैम मुझे निकल जाना चाहिए था। फिर वो जब निकल गया तो वो शेयर वापस भाग गया 148। फिर उसका फोन आया, मैम आप खरीद लो। मैं क्यों खरीदोगे तुम जब अभी तुम निकले हो 104 पे। फिर कह रहा है अरे मैं, फिर नहीं माना, फिर उसने 148 पे एंट्री करी, फिर वो 130 आ गया, अरे मैम मेरे को नुकसान हो रहा है, 148 130 आ गया है। तो मैंने कहा भाई तुम अगर इतनी घबराहट होती है तो तुम मत एंट्री करो। फिर वो 130 पे भाग गया सीधा 190। आप देखो आपके सामने है इसका रॉकेट साइंस, आप देखो इसका पूरा। मैंने LC 3 रुपए का बेचा था। ये होता है पेशेंस, पेशेंस यहाँ पे। हाँ अब हाँ, और वो स्टूडेंट का भी हुआ 190 फिर पहुंचा 148 से 190 पहुंच गया। कह रहे अरे मैम आप क्या करें, अब एंट्री कर लेगा। तो मैंने कहा तुम यही, तुम्हें कहा जब तुम, मैंने कहा तुम्हारे पास तो जैक है, तुम्हें जब दिख रहा है, उसे फंडामेंटल तब नहीं किया था। मैंने कहा तुम्हें जब मैं बोल रही हूँ कि शेयर को डबल हो जाना है 115 से, तो शांति से बैठो ना, बीच में डिप्स तो आएंगे ही ना, उस डिप्स को इग्नोर करो, सिस्टम को बंद कर दो, लैपटॉप को बंद कर दो, उसको बार बार देखो मत। उसको बार बार देखोगे तो तुम्हारा फिर वही रेड ग्रीन दिमाग जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। तो वही चीजें हैं कि मतलब ये चीजों के भी जैक्स इस मार्केट से निकाले जा सकते हैं, है ना। चलिए, तो एनीवेज मतलब ये एफआईआईज जो होते हैं आपके, ये आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूं और मैं यहाँ पे अक्टूबर लगाऊं, ठीक है, और 2000, एक मिनट, देखते हैं इसमें, देखो
पूरे अक्टूबर के महीने में, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एक बार नवंबर तक की, एक बार रुको आपको मैं दिखाती हूँ, एक चीज दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको। ये देखो आप, 1 नवंबर से फिलहाल तो ये आया। अब देखो ये मतलब अक्टूबर का मैं पूरा डेटा दिखाना चाह रही थी। अभी यहाँ पे अक्टूबर का एक समराइजेशन लिखा हुआ है कि FII ने 1,14,000 मतलब टोटल में 1,14,445 करोड़ की बिकवाली करी है। मतलब रेड में है नंबर, रेड में मतलब वो सामान बेचा ही बेचा है उन्होंने, खरीदा कुछ नहीं है। सामान मतलब निफ्टी की बात हो रही है, यहाँ शेयर्स की बात हो रही है, निफ्टी की इंडेक्स की बात हो रही है। तो इन्होंने सिर्फ बिकवाली करी है, कोई इन्होंने खरीदारी नहीं करी है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका जो 11 जैसे यहाँ पे 11, 8, 7, 7, 6, अभी देखो पूरे नवंबर के ये देखो आप नॉन स्टॉप रेड नंबर्स है, ठीक है। रेड नंबर्स मीन्स के बड़े प्लेयर्स खरीद नहीं रहे हैं, तो आपको भूल के भी बहुत लंबी बाइंग में नहीं जाना है। बस ऐसा रखना है बाइंग की खरीदी, छोटा प्रॉफिट मिला, लेके निकल गए, जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने लेकर के निकल गए, ठीक है। तो ये मतलब चीज है कि आपको मतलब जो है ना, ये देखिए 11 नवंबर देखिए सारा पूरा 22 नवंबर के बाद आप देखिए 25 नवंबर को ये नंबर ग्रीन में आया है और मार्केट भागा है तब, ठीक है। मार्केट भागा है, फिर अचानक से 28 नवंबर को फिर से 11,000 करोड़ की सेलिंग हो गई। कल गिरा था क्योंकि वो हमने रीजन भी डिस्कस किया था, और आज मार्केट फिर से भागा है ऊपर, ठीक है। तो ये मतलब ये नंबर्स जो होते हैं ना FIIs, ये हम लोग देखना सीखेंगे आगे। हाँ हाँ इसका बेचा ज्यादा, इसका खरीदा कम, हाँ नेट देखना चाहिए हमें या सिर्फ नहीं देखिए, हमें DIS को पहली बात फोकस नहीं करना है, नहीं नहीं, हमें सिर्फ इसको देखना है FIIs को, और हमें इनके नेट परचेज नंबर्स को देखना है, दैट्स ऑल। वो हम देखना सीखेंगे आगे, कि अभी तो सिर्फ हम टर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं कि ये है क्या चीज आखिर जो न्यूज पे आ रही है हर जगह। एक्चुअली क्या होता है कि बड़े ये दोनों ही समझ लीजिए बराबर के होलसेलर्स हैं, एक खरीदेगा तो दूसरा बेचेगा और दूसरा बेचेगा तो अगला खरीदेगा, ठीक है। हाँ वो नहीं, वो ये बेच रहे हैं तो इन्होंने खरीदा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपका जो है, ये जो आपको नेट परचेज नंबर मतलब जो लास्ट कॉलम है, आपको उस पर ध्यान देना है कि FIIs ने टोटल नेट परचेजिंग FIIs ने कितने की करी है। हमें उससे मतलब है कि उन्होंने नेट आखिर नेट परचेजिंग उन्होंने कितने की करी है। तो इन्होंने जैसे कल कुछ खास नहीं था, 7 करोड़, परसों 7 करोड़ था, ठीक है, 7 ही करोड़ था। तो परसों मार्केट कैसा था, एकदम फ्लैट था, अगर आपने देखा होगा फ्लैट था। देखो हाँ, ये सब वर्ड्स अभी आप लोगों को सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि हाँ किसी को अगर थोड़ा बहुत आता है तो हम कैसे सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब जीरो पे है, आप ये मान के चलो। हाँ, आपका अगर ये रेड में है, रेड में नंबर मतलब ये लोग हाँ हिंदी भाषा में बिकवाली कर रहे हैं, मतलब ये लोग सेल साइड हावी थे, ठीक है। ग्रीन साइड अगर है तो मतलब ये लोग खरीदारी, हाँ खरीदारी साइड ये लोग हावी थे, ठीक है, खरीदारी साइड हावी थे। तो ये FIIs को हम लोग आगे डिटेल में देखना सीखेंगे। तो FIIs टर्म ये था, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। थम्स अप कर दीजिए जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन वालों को तो मैं देख पा रही हूँ। और ठीक है, सौरभ को समझ में आ ही गया है, सबको आ गया है, ठीक है। ओके आयुष, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड है IPO, ठीक है, एक बार लगाते हैं, चलो नेक्स्ट। हाँ ये अभी नहीं होगा, मतलब ये 5:30-6 बजे के बाद ही होता है, उसके बाद ही ये लोग कर सकते हैं, उसके पहले ये लोग नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। सब पता ही चल जाएगा ना, लेकिन उसका भी तरीका है, उसका भी तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पहले ही देख सकते हो कि FIIs आज खरीदारी करे कि बिकवाली करे। उसका छोटा सा हिंट देखो, इनका एक अभिषेक का सवाल बहुत अच्छा है, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभिषेक ने ये बोला कि मैम ये जो डेटा मनी कंट्रोल पे हमें दिख रहा है, ये हमें कब अपडेट होकर के मिलता है।
तो हम लोग ने हम लोग को तो ये 6:30 शाम को ही मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनका फिर अगला सवाल ये था कि मैम तब तक तो मार्केट बंद हो जाएगी, हम तब कैसे क्या करेंगे? तो मैंने कहा उसका भी तरीका है कि आप सीधी सी बात आप देख लीजिए, अगर 1 बजे के बाद, मतलब ये हम आगे डिटेल में सब सीखेंगे, जस्ट दैट छोटे छोटे जो आप लोग चेन से सवाल पूछ रहे हैं, तो हम चेन को धीमे धीमे जोड़ने की अभी से कोशिश कर रहे हैं। तो धीमे धीमे 10-15 दिन के अंदर वो एकदम फेविकॉल जैसे चेन चिपक जाएगी, आपको दिमाग में सब फीड हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि आप जान सकते हैं कि एफआईआई आज खरीदारी करके गए हैं कि बिकवाली करके गए हैं। जनरली इसका इशारा हमें 1 बजे के बाद, मतलब जब हमारा मार्केट जैसे 9:15 से 3:30 चलता है, अब आफ्टरनून टाइमिंग्स में 12:30 बजे के बाद जो भी हलचल आती है, उससे आप एक अंदाजा ले सकते हो कि मार्केट कितना बड़ा है, और मतलब एफआईआई खरीदारी करके गए हैं या बिकवाली करके गए हैं, ठीक है। तो ये 1 बजे के बाद वाला, ये भी हम आगे सीखेंगे ये कि मार्केट को एफआईआई और डीआईएस का एंट्री टाइम क्या होता है मार्केट में, और एग्जिट टाइम क्या होता है। सुबह के टाइम वो कब कौन एंटर करता है, और आफ्टरनून टाइमिंग्स में एफआईआई जो होते हैं वो मार्केट में 1 बजे के बाद ही एंट्री लेते हैं, ये है। तो ये आप पहचान सकते हो, लेकिन अमाउंट तब भी नहीं दिखेगा अभिषेक, जो 11,000 करोड़ कल का दिख रहा है नेट, ये अमाउंट नहीं कोई बता सकता है, क्योंकि ये तो फिर एक प्रकार से फिर वो हर्षद मेहता वाला सिस्टम हो गया ना, कि हाँ कि कि पता लगा हम लोग पता करने में लगे, पता लगा हम लोग सब बैठे हुए हैं एकदम सेबी की, मतलब शिकंजे में, और फिर जेल वेल बढ़िया हो जाए। तो इसीलिए जो है ना इम्प्रिजनमेंट, तो ये है। तो ये चीजें मतलब जो है ना, हम एफआईआई और डीआईआई को ना हम पढ़ना सीखेंगे, लेकिन उनका ना टाइम एनालिसिस के साथ, कि सुबह के टाइम 9:15 पे कौन एंट्री लेता है, ठीक है। अनामिका, ये नसीम उद्दीन इज ऑनलाइन। अनामिका, नसीम, Yes, ma'am. He is Naseem. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे कि एफआईआई कभी बेच रहे थे, इसमें भी कोई एक ट्रेंड होता है, मतलब इसका भी कोई बैक कैलकुलेशन है या फिर बैक में न्यूज़ होती है, हमें पता हो एक दिन एफआईआई ऐसा करने वाला है, नहीं नॉट दी अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं नहीं, रैंडम है, उन्हीं को हमें मूवमेंट, उनके हर दिन अनट्रैकेबल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे एक तरीका, जैसे इनका एक जो मनीष का सवाल है वो ये है कि आपका क्या हमें पता लग सकता है कि जैसे एफआईआई आज खरीदारी करने वाले हैं, बिकवाली करने वाले हैं। देखिए मैं बहुत ही फ्रैंकली, जो मेरे साथ लास्ट बैच में कनेक्टेड थे, 29 अगस्त को मेरे पास लाइव कैलकुलेशन पड़ा हुआ है यूजिंग एलियट वेव्स। मुझे पहले से पता था, इनफैक्ट मुझे लास्ट ईयर से पता था कि मार्केट को अभी 6-8 महीना ऊपर ही जाना है यूजिंग एलियट वेव्स। एलियट वेव एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे टेक्निकल्स में, ठीक है। ये 3rd मंथ में इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि बहुत सुपर डुपर एडवांस लेवल का टॉपिक है, ठीक है। ये मतलब ऐसा वाला है कि एक सर्जरी काइंड ऑफ अ टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक से आप जब एलियट वेव्स, जो एलियट वेव एक टॉपिक है, अभी हम पढ़ नहीं रहे उसके बारे में, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि ऐसे टर्म्स आपके आसपास आपके दिमाग में नाचने चाहिए ये वर्ड्स। एलियट वेव्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पहले से बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पे आप, मतलब मार्केट को 6 महीने आगे का सीन बता देता है। तो एफआईआई में आप देखोगे अगस्त तक जो टॉपिक था वो ये बता रहा था कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। अगस्त तक, सितंबर तक, अगस्त में 29 अगस्त का मेरे पास लास्ट कैलकुलेशन है, मैं आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट भेजूंगी। तभी पता था कि अभी मार्केट को और ऊपर जाना है, पूरे सितंबर में मार्केट बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो टॉपिक के हिसाब से कैलकुलेशन वहां पे हुआ कि नहीं अब ये लास्ट है, ये हो गया, उसके बाद आप देखिएगा अक्टूबर भर मार्केट गिरी है, अक्टूबर मार्केट गिरी है, क्योंकि वो जो साइकिल थी ना जो हम पढ़ेंगे वो खत्म हो चुकी थी, और उसके हिसाब से मार्केट को नीचे ही आना था। तो एफआईआई भी उसी को फॉलो करते हैं, जिस वेव में आप चल रहे हो वो हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो जिस वेव में आप चल रहे हो वो उसी वेव में बैठ करके फ्लोट होते हैं, सीधी बात। तो एक तरीका ये भी है जानने का कि एफआईआई का जो चाल चलन है ये अगले 1 महीना कैसे रहने वाला है, वो एक वेव, वो जो टॉपिक है उससे हम जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वन स्पेशल पॉइंट इज दैट कि ये टॉपिक जो आपका हम जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसका नाम ELLIOT, इसका नाम एलियट वेव, आप देख लेना, ठीक है। ये ओपन चैलेंज है आप सबको,
पूरे YouTube और Google पे कहीं नहीं है। कोई इंसान, हाँ थोड़ा बहुत बेसिक भले ही किसी ने बताया होगा, लेकिन किसी ने आज तक लाइव कैलकुलेशन नहीं किया है कि करके बता दे कि निफ्टी कहाँ जाएगा। और मेरे पास सारे बैचेस के रिकॉर्ड्स है लाइव क्लासेस के, कि कैलकुलेट करके बताया कि अगला टारगेट क्या होगा, वो चीज है ना। तो वो एलियन कैलकुलेशन कहीं नहीं, कोई लाइव कैलकुलेट करके बताए ना। देखो ये गूगल पे तो हर कोई बता देगा, हाँ थ्योरी है, उठा उठा के चिपका दिया, लेकिन आप उसको लाइव कैलकुलेट करके कोई नहीं बताएगा। और मेरा लाइव कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा था, मैं उसको आपका स्क्रीनशॉट भेजूंगी। आई थिंक मैंने वो जेएसआर ग्रुप, अच्छा आप लोग बाद में ऐड हुए होंगे, मैं उसमें आपको भी ग्रुप पे आप लोग के भी भेजूंगी। वो कैलकुलेशन मैंने पूरे निफ्टी के लाइव पेंसिल से कैलकुलेट किए हुए, जो मैं आप लोग को बताऊंगी कि वो चीज है। नहीं अभी एक्चुअली क्या है कि अक्टूबर भर का तो मुझे पता था, अब ये है कि आई एम स्टिल ऑन टू दैट कैलकुलेशन, जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स को अपडेट करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम लैकेज आई एम नॉट एबल टू अपडेट। तो वो अब मुझे ये देखना है कि ये वेव कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, या और गिरेगा तो कितना गिरेगा और कब ऊपर जाएगा, ये सारे कैलकुलेशन मुझे अभी पता चल जाएंगे। लेकिन हाँ वो मुझे कैलकुलेट करना है। हाँ मैं ग्रुप, हाँ मैं वो एक ओवरव्यू आप लोगों को क्लास में बता दूंगी, कैलकुलेशन में थर्ड मंथ में बताऊंगी। अपना निकाला हुआ कैलकुलेशन मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी, कुछ मतलब होता है 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर बता दूंगी मैं, ठीक है। तो FIIs की जो है इन्होंने बिकवाली करी है, बिकवाली आप लोग समझ ही रहे हैं, बहुत सेलिंग सेलिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, IPO भी आया होगा। देखो इन्होंने, अब देखो ये वर्ड एक है कैश वाला भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये सपाट मतलब फ्लैट शिवा, ठीक है, फ्लैट अब आपको समझ में आ ही गया है। अब देखो ये एक वर्ड इन्होंने लिखा था कि ये गिफ्ट निफ्टी जो है 24,100 के पास सपाट। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हम अपनी जिस्ट क्या ले सकते हैं, भाई हमें तो अपना देखना ना, हमें कौन सिंगापुर में ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहां से हम ये जिस्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको सुबह के टाइम ऐसी न्यूज मिल रही है कि गिफ्ट निफ्टी 24,100 पे सपाट हो गया, तो माइंड में ये रखिए कि अपना निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का प्राइस लगभग सेम ही रहता है, अगल बगल रहता है। तो आप दिमाग में इससे ये कैशमेंट लीजिए न्यूज का, कि अपना मार्केट भी 24,100 के पास संभल सकता है, फ्लैट रह सकता है, उससे नीचे गिरने की संभावनाएं कम है। कहने मतलब ये है, अगर बाहर का मार्केट 24,100 को गिफ्ट निफ्टी संभाल रहा है, तो मतलब अपना निफ्टी भी संभालेगा। और यही कारण है कि आज मार्केट 24,100 को नहीं तोड़ा और वहां से 200 पॉइंट की ऊपर की जर्नी पकड़ा, समझ रहे हैं। हर न्यूज के पीछे का ना एक एसेंस है, एक इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें कि 24,100 के पास सपाट मतलब अपना मार्केट भी, बिकॉज हम तो फॉलोअर्स है ना, हम तो फॉलोअर्स है, ठीक है, दे आर द मेकर्स, है ना। और मतलब जो है डेफिनेटली यूएस मार्केट भी कहीं ना कहीं फ्लैटनेस दिखाया होगा, या प्रॉफिट बुकिंग जैसे कल हमने मुनाफा वसूली, हाँ हाँ वो तो बंद, इसीलिए सपाट हो गया। वो जो यूएस मार्केट बंद था, उस वजह से आपका गिफ्ट निफ्टी में कुछ खास, जब यूएस बंद रहता है तो जनरली जो अदर कंट्रीज के छोटे मोटे जो स्टॉक मार्केट बाजार होते हैं, वो आपके कुछ खास चाल या मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, वो भी फ्लैट रहते हैं, ठीक है। जैसे दिवाली के दिन जब मार्केट चलता है, ठीक है, तो 1 घंटे के लिए चलता है, तो उस दिन ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ एक फैशन के लिए ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो बाहर की विदेशी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यूएस जैसे, अगर उनके बाजार बंद रहते हैं तो अपने बाजार भी वही खास चाल नहीं दिखाते, वो भी एक फ्लैट ही रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि एक्टिव नहीं है लोग, मतलब बाहर के विदेशी बाजार बंद है, पता नहीं अगले दिन कहाँ खुले, तो लोगों को लगता है चलो भाई खुल जाएगा तभी ट्रेड कर। एक मैं बता रही हूँ कि हाउ इट इज कोरिलेटेड, है ना। तो गिफ्ट निफ्टी 24,100 के पास सपाट, तो मतलब ये आपको मान लेना था। अब देखो यहाँ पे मौका मिल गया अपनी निफ्टी को, एक तो वैसे भी कल गिर गया था, ठीक है, और जिस हिसाब से मतलब जो है ना, ये गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था कि 24,100 के पास सपाट। तो इस न्यूज से आपको यही सीखना है कि भाई अगर जिस जो लेवल पे सपाट हो रहा है, तो मतलब अपना मार्केट जब 9:15 पे खुलेगा, तो वो भी उस लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा, दे सकता है, और देना ही चाहिए कि हाँ भाई वो भी 24,100 को नीचे नहीं तोड़ेगा।
इसको आपको इससे ही लेना है। और मतलब जो है निफ्टी का अभी आप चार्ट भी देखोगे, अभी चार्ट वार्ट पे तो हम आएंगे तो हम देखेंगे, तो इससे ये न्यूज आपको सपाट मीन्स कि 24,100 पे के पास सपाट मीन्स फ्लैट, मतलब उसने संभाला रहा 24,100 को के आर पार, बहुत जल्दी नहीं जा रहा था, उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा गिफ्ट निफ्टी। वही चीज निफ्टी में हमारी आई कि उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा होगा। ठीक है, जो है अब देखते हैं आगे की न्यूज। ठीक है, लिखा ना कल बंद थे अमेरिकी बाजार, आज आधे दिन के लिए खुलेंगे। अब देखो कच्चा तेल, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कच्चा तेल आपका जो है ये, इसको हम जो बोलते हैं ये इंग्लिश में क्रूड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल। कच्चा तेल $73 के नीचे सपाट। ठीक है, मतलब आपका ये कच्चा तेल जो है $73 के नीचे में भी चल रहा होगा। ठीक है, और उसके नीचे संभला हुआ है $73 के सपाट है। अब इसका इसका अपने स्टॉक मार्केट विदेशी बाजारों से क्या लेना देना है? लेना देना बहुत बड़ा है। अगर कैसे लेना देना है कि अगर कच्चा तेल आपका बहुत ज्यादा अगर न्यूज में हाइप हो जाए, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये अपनी मार्केट के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज है ना, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना भारत में। और महंगाई कैसे बढ़ना कि क्योंकि हाँ ट्रांसपोर्टेशन, कच्चा तेल एक्चुअली क्या होता है पेट्रोल में, मान के चलिए जो पेट्रोल हम यूज करते हैं या डीजल है पेट्रोल है, उसमें कच्चा तेल सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, और उसी से पेट्रोल बनता है। तो अगर आपकी रॉ मटेरियल की दाम बढ़ने लगे तो ऑब्वियस ही बात है पेट्रोल सस्ते भाव पे नहीं बेच पाओगे। तो कच्चा तेल का बढ़ना ये एक प्रकार से इनवर्स रिलेशनशिप है विद इंडियन स्टॉक मार्केट। डायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक होता है उल्टा रिलेशनशिप, ये उल्टा वाला है। कच्चा तेल भागता है तो अपने भारत के बाजार गिरते हैं, कच्चा तेल अगर गिरता है तो भारत के बाजार आपके ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से सेंस आउट करिएगा कि कच्चा तेल, और मेन रीजन कि कच्चा तेल ठीक है रॉ मटेरियल पेट्रोल में यूज हो रहा है, एक ऐसा बड़ा रीजन है कि कच्चा तेल ही क्यों इम्पैक्ट करता है। बहुत सारी कमोडिटीज है मार्केट में, क्यों नहीं, और क्यों नहीं, जैसे कच्चा तेल एक कमोडिटी है। ठीक है, ये आपका कोई, ये आपका एक कमोडिटी है। ठीक है, तो ये कच्चा तेल एक्चुअली क्या होता है, क्यों इतना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कच्चा तेल आपका अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि आज भी भारत में 84%, 84% हम उसे इंपोर्ट करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं। हमारे भारत में तो ये बनता ही नहीं ना, ना इसका कोई प्रोडक्शन हो रहा है भारत में। और क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटी चाहिए वो नहीं है भारत में, जो इसके लिए लैंड चाहिए, जो इसके लिए हमें नॉर्थ सी एरियाज चाहिए, जो इसके लिए हमें मतलब जो है ना, जो इसके लिए हमें मतलब जो एक होता है ना, कोई भी चीज हम उत्पादन कर रहे हैं कुछ भी है तो उसके लिए हमें फिल्टर, तो वो क्रूड ऑयल नहीं हो सकता है यहाँ। और इसकी मोनोपोली दुबई, यूएस, ये सब, हाँ रशिया, गल्फ कंट्रीज, ये सब मतलब जो है ना बड़े बड़े, मतलब जो आपके गल्फ ऑयल कंट्रीज है उनके हाथ में उनका कंट्रोल है। अगर वो चाहे रातों रात अगर दाम बढ़ा दे तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा इनके बिना काम ही नहीं चलना है। इसीलिए हर बार लड़ाई ये होती है कि कच्चे तेल की कीमतों पे रोक लगाई जाए। ये सब बहुत एक विश्व का एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि भाई कच्चा तेल रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि कच्चा तेल जो हम यहाँ से खरीद रहे हैं हमें डॉलर में पे करना है। अगर डॉलर वहां दाम बढ़ जाए तब भी दिक्कत, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाए तब भी दिक्कत। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब डॉलर की कीमतें बढ़ रही है तो तब भी क्रूड ऑयल के लिए भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है तब भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि जब बाहर की ये चीजें बढ़ने लगती हैं तो अपना इंडियन रुपी कमजोर पड़ने लगता है। इंडियन रुपी जो है वो आपका कमजोर पड़ने लगता है, डॉलर बढ़ने लगता है, तो मतलब डॉलर का अगर दाम बढ़ रहा है तो मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। जो विदेशी इन्वेस्टर्स है वो डॉलर में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो डॉलर को या तो खरीद रहे हैं तभी डॉलर के दाम बढ़ेंगे। तो डॉलर के जब आपके दाम बढ़ते हैं तो रुपी आपका
कमजोर पड़ने लगता है। और रुपी जब आपका कमजोर पड़ता है तो मतलब सीधा सीधा रुपी कमजोर होना मतलब भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक भयंकर क्रैश देखने की उम्मीद देखी जाती है, एक संभावनाएं होती है। तो इसीलिए ये कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है कि जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये कंट्रोल लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो मतलब डॉलर बहुत ज्यादा भारत में ना लाया जाए, हमारे इंडियन रुपी भी वहां भेजा जाए। भाई हम भी तो एक्सपोर्ट करते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान देते हैं कि हमारा रुपए की भी बराबर बैलेंसिंग रहे, वो भी ज्यादा से ज्यादा बाहर जाए। अगर डॉलर में हम पे कर रहे हैं तो मतलब वो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसीलिए कच्चा तेल का रीजन इसीलिए है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली उस फैक्टर से जुड़ा है हमारे भारत में जो जो एक सेकंड में महंगाई ला सकता है और एक सेकंड में महंगाई गिरा सकता है। तो ये डायरेक्टली, और महंगाई बहुत बड़ी चीज है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर महंगाई ऐसी चीज है कि लोगों के खाने के लाले पड़ जाते हैं, हम मतलब भयंकर वो त्राई त्राई होती है ना, वो चीज होने लगती है। तो ये इट इज लाइक कि मतलब ये डायरेक्टली एक ऐसा कमोडिटी है ना जो पूरे भारत को सेकंड्स में हिला सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे बहुत गौर करने की जरूरत होती है कि जब ये भागते हैं तो आपको मतलब ऐसे टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरने की ही संभावनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट्स में आपके गिरने की संभावनाएं देखी जाती हैं। और ये डॉलर में इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी इंटरनेशनली मोनोपोली है इस कमोडिटी की। तो इंटरनेशनल कमोडिटीज हमें रुपी में थोड़ा ना बेचेंगे भाई, वो डॉलर में ही बेचेंगे, उनकी जो करेंसी है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें इम्पैक्टेड होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सोना चांदी सो ठीक है, अब ये तो ऐसा है कि सोना चांदी ऐसी चीज है कि ये आपका जब भारत का स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोगों का भरोसा सोना चांदी पे ही आता है कि हमें गोल्ड खरीदना है, हमें सिल्वर खरीदना है। अभी एक न्यूज आ जाए कि रिसेशन आ गया तब भी लोग गोल्ड सिल्वर खरीदने लग जाएंगे। लोग ये सोचेंगे कि हाँ खरीद लो, ठीक है, कि गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड सिल्वर जो होता है ना उसका भी आपका जनरली इनवर्स कोरिलेशनशिप होता है इंडियन स्टॉक मार्केट से। इनवर्स, डायरेक्ट नहीं, इनवर्स कोरिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब आते हैं एफएनओ का भी मैं बता रही हूँ, वो एनएससी से समझ में आएगा आपको विंडो। ये एक्सपायरी वर्ड अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं बता रही हूँ, ये सब वर्ड्स अभी नहीं समझ में आएंगे एक्सपायरी वाला। एनएससी एक्चुअली क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। पहले बीएससी था जो सबसे पुराना है, और एनएससी जो है आपका जो है उसके बाद आया है। तो ये एशिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है कि आपने दो वर्ड सुने होंगे, निफ्टी सुना है और सेंसेक्स सुना है। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स सुना है अगर आपने, तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अब जैसे लेट्स से हमने एनएससी ओपन किया, एनएससी तो सॉरी खुला ही हुआ है, बीएससी खोलते हैं। आप एनएससी पे हमेशा निफ्टी देखोगे टॉप पे, सेंसेक्स कभी नहीं देखोगे। और बीएससी पे आप जो है आप हमेशा सेंसेक्स देखोगे, ये देखो आप ऊपर, मतलब दोनों स्टॉक मार्केट मतलब दोनों भारत की स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, निफ्टी रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, निफ्टी मतलब ये है कि अब जैसे बीएससी को आप खरीद बेच नहीं सकते हो, एनएससी को आप खरीद बेच नहीं सकते हो, आप उसके इंडेक्स को खरीद बेच सकते हो, उसके मतलब जो है ना उसके इंडेक्स को आप खरीद बेच सकते हो। तो एनएससी को अगर हमें एनएससी को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज नेशनल स्टॉक ये निफ्टी, तो हम निफ्टी को खरीद बेच सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है आपका सेंसेक्स, हम सेंसेक्स को खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों डायरेक्टली कोरिलेशनल है। ठीक है, डायरेक्टली कोरिलेशनल है कि मतलब आप ये मान के चलिए कि एनएससी और बीएससी में ये फर्क है कि 1:3 का रेशियो चलता है। अगर निफ्टी वहां 200 पॉइंट भाग रहा है तो सेंसेक्स भी आपका यहाँ पे भागेगा, लेकिन 1:3 मोटा मोटा रेशियो मैं बता रही हूँ कि अगर 200 पॉइंट निफ्टी भाग रहा है तो सेंसेक्स 600 पॉइंट भागेगा। 1:3, 200 × 3 600। ठीक है, तो आपका सेंसेक्स 600 पॉइंट भागने की 600 से ज्यादा ही भागेगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपका दोनों के दोनों ऐसा नहीं होगा कि मार्केट भाग रहा है तो सेंसेक्स नीचे आ रहा है निफ्टी ऊपर जा रहा है, दोनों साथ में ही भागेंगे।
बस फर्क ये है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी आपका एनएससी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों के चाल चलन में 1:3 रेशियो का एंगेजमेंट है, 1:3 रेशियो का आपका एंगेजमेंट रहता है, ठीक है। 1:3 रेशियो इन द सेंस कि अगर निफ्टी ऊपर 200 पॉइंट जा रहा है तो आपका सेंसेक्स 600 पॉइंट के आसपास लगभग जाएगा। अगर निफ्टी 50 पॉइंट जा रहा है तो सेंसेक्स आपका लगभग 150-200 पॉइंट भागेगा। तो 1:3 का रेशियो है निफ्टी और सेंसेक्स के बीच में, जो रिलेशनशिप है वो 1:3 के कंपैटिबिलिटी रेशियो का है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं आईपीओ, एक लास्ट टर्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि सबने पूछा भी था। ये आईपीओ, ठीक है। अब आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब आईपीओ क्या होता है कि जैसे ये लिखा है सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ खुलेगा, ठीक है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज मैंने 10 साल पहले सपोज मैग्नम मेडी कॉर्पोरेट्स को हमने एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया। अब लाइक आफ्टर मे बी 5 साल के बाद मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। नाउ आई वांट दैट कि मैं पूरे वर्ल्ड में जानी जाऊं, तो मैं पहला स्टेप क्या लूंगी कि मैं अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का सोचूंगी, है ना। मैं अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का सोचूंगी। तो स्टॉक एक्सचेंज पे लाने के लिए मैं एनएससी का डोर नहीं खटखटा सकती कि भैया मुझे ले लो, रजिस्टर कर लो मेरी कंपनी को, कहेंगे नहीं। उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का नाम होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। कि ये आईपीओ का मतलब ही यही है कि ये सुरक्षा डायग्नोस्टिक फलानी फलानी तारीख से स्टॉक एक्सचेंज पे दिखना शुरू हो जाएगा, जो उस तारीख से पहले आज तक ना वो स्टॉक एक्सचेंज पे था ना है, अब वो आगे देखा जाएगा। तो आईपीओ आता है इसलिए कि लोग अपने आप की वो कंपनी फलानी फलानी आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे दिखना शुरू हो जाएगी। और किस तारीख से होगी उसके लिए आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, चित्तौड़गढ़.com, चित्तौड़गढ़.com। देखिए यहाँ पे लिखकर भी आ रहा है, ये होम पेज पे ही ये आपका जो है होम पेज पे सुरक्षा डायग्नोस्टिक, ठीक है, आपका 29 नवंबर को खुल रहा है, क्लोज हो रहा है 3 दिसंबर को, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि ये जो आईपीओ है सुरक्षा डायग्नोस्टिक, ये अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कब हो रहा है आप कैसे देख सकते हो। तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने राइट साइड पे लिस्टिंग डेट आ रही है, फ्राइडे दिसंबर 6 दिसंबर से ये सुरक्षा डायग्नोस्टिक आपके स्टॉक एक्सचेंज पे हर जगह पब्लिसाइज हो जाएगा ये शेयर। तो आईपीओ मींस कि मतलब वो शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, ठीक है। और आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो आप आईपीओ लाने के पीछे सीधी सी भाषा में आईपीओ मैक्सिमम कंपनीज इसलिए लाती हैं कि उनको पैसों की जरूरत है, ठीक है, उनको पैसा चाहिए। भाई मान के चलो कि मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, मैंने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा कर लिया, पर रिश्तेदार मुझे जिंदगी भर तो पैसा देंगे नहीं। फिर मान लो मैंने उसके बाद कोई बड़े प्लेयर्स को अप्रोच किया, मान लो उन्होंने भी मेरी कंपनी में लगा दिया। फिर मान लो मैंने बैंक में अप्रोच किया, बैंक वालों ने भी भरोसा दिखा करके मुझे एक लिमिट तक लोन दे दिया, उसके बाद भी कहेंगे अब जाओ, अब हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद फिर मुझे उसके बाद भी पैसों की जरूरत है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो वही 138 करोड़ जनता बची, यही बची ना, उन्हीं के आगे हम बोल सकते हैं भैया पैसे में चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो कोई नहीं पैसा देगा, वो कहेंगे भाई वी डोंट नो यू, हम नहीं जानते, हाउ कैन वी लेंड यू मनी। मान लो आप लेके भाग गए तब तो। और इसी स्टेप के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन पब्लिक आपके भरोसे पे पैसा नहीं देती है। इस कंपनी सुरक्षा डायग्नोस्टिक, ठीक है, कंसेप्ट को समझिएगा, सुरक्षा डायग्नोस्टिक आपकी जो कंपनी है, ठीक है, ये इसका आईपीओ लाने वाली कोई नामचीन ब्रोकरेज हाउस या कोई नामचीन, हाँ नामचीन वो है, क्या बोल सकते हैं, ये आपका, ये देखो आप, ये नामचीन ये कंपनीज होती है। जैसे देखो आप, यही मैं दिखाना चाह रही थी आप लोग को कि ये
कंपनियां आपके बिहाफ पे एज अ ब्रोकर काम करके आपको जितने पैसों की जरूरत है ये अपनी गुडविल पे पैसा उठा करके आपकी कंपनी को प्रोवाइड करती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब पहली दफा पब्लिक को अप्रोच कर रहे हो, उनको आप ऑफर कर रहे हो क्या, शेयर्स कुछ तो दोगे, कंपनी ऐसे पैसा तो देगी नहीं भाई। मैं भी अगर शेयर लगा रही हूँ आईपीओ में तो मुझे मतलब जो है इसमें अगर मैं इन कंपनी से पैसा उठा रही हूँ, जो भी ये मेरे लिए पैसा उठा रहे हैं, तो ये भाई बोलेंगे ना कि भाई हम आपको 4000 करोड़ की जरूरत है, हम पैसा दिलवा रहे हैं, पर आपको दोगे क्या बदले में, आप क्या दोगे? पब्लिक कहेगी भाई हमें शेयर चाहिए, ठीक है, जो है सॉरी जो है, हाँ पब्लिक यही तो कहेगी पैसा भी हमें शेयर चाहिए। तो वो ये कंपनीज अपनी गुडविल पे ये एज अ अंडर राइटर्स, इसको इन कंपनीज का एक तरीके से अंडर राइटर का रोल होता है, अंडर राइटर हम बोलते हैं कि ये एज अ मीडिएटर, एज अ अंडर राइटर, एज अ ब्रोकर काम करती है बिटवीन सुरक्षा डायग्नोस्टिक एंड बिटवीन पब्लिक। देखिए अब यहाँ पे बीच में ये खड़ी है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पहली बार ये कंपनी पब्लिक से पैसा उठाने जा रही, क्योंकि सुरक्षा को कोई नहीं जानता था आज से पहले, आज न्यूज चैनल में देखा तब हम जानते हैं ना। तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक मतलब जो है उसको मतलब जो है सीधी सी बात ये है उसको वो तो कंपनी पहली बार पब्लिक को अप्रोच कर रही है, इसीलिए प्रोसेस का नाम इनिशियल पब्लिक ऑफर रखा गया है कि पहली बार आप पब्लिक को ऑफर करके शेयर्स आप उससे फंड्स रेज कर रहे हो, ठीक है। मोटिव वही है कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप आने वाले हो, क्योंकि ये कंपनियां भी तो यही बोलती है ना कि भाई इनको पैसों की जरूरत है, आप इनका शेयर लो, इनका शेयर इतना भागेगा और ये आज से 6 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पे दिखेंगी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इसमें यू कैन इवन चेक कि ये आई हाँ फंड मैनेजर्स का ये फायदा है, सपोज इस कंपनी को 4000 जो भी पैसों की जरूरत है, हाँ उस पे, हाँ जो भी इनको मिला है, तो उस इस पैसों का ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं लाइक 2%। हाँ अब बैठे बैठे 3 महीने में 8 करोड़ आ गया, उनमें बहुत है ना, 4000 करोड़ का 2% भी निकालो आप, तो उनकी तो लाइफ सेट है ना पूरे बैंकर्स की। तो ये उनका फायदा ये होता है, जो ये बीच में अपना गुडविल नाम दे रहे हैं उसी का ये पैसा ले रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज अंडर राइटिंग कमीशन। ये कमीशन चार्ज करते हैं कि हम आपको पैसा उठा के देंगे, जस्ट लाइक बैंक से जैसे हम लोन्स उठाते हैं, ठीक है, तो बैंक मैनेजर भी बीच में कभी कभी आ नहीं जाते कि हम पैसा तो दिलवा देंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते से, लेकिन हमें इतना कमीशन चाहिए, तभी तो बैंक मैनेजर्स आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। हाँ तो नहीं, वो आपकी बैलेंस शीट गुडविल बेकार भी होगी, उसको भी वो अच्छा दिखा करके पैसों के लिए कुछ भी हो जाएगा, बट वो बैंक में एक अलग चीज हो गई, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये लोग फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आईपीओ इज दिस। अभी यहाँ तक समझ में आया सुशील जी, सौरभ समझ में आया, यस मैम। आस्था समझ में आया, और जैसे कोई लॉन्च होने जा रहा है, हाँ मैंने उसका जीएमपी देखा हाँ और मुझे दिख रहा है कि जीएमपी लास्ट डे पर, हाँ तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी। तो क्या सही लग रहा है जीएमपी? हाँ इट्स प्रोएक्टिव, बट अभी मैं इसलिए वो वर्ड नहीं बोलूँ क्योंकि लोगों को सामने आएगा। हाँ बट व्हाट यू नो वो लगाया जा सकता है, उसी के बेस पे ही लोग लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Hyundai का तो हमें पहले से ही पता था कुछ नहीं होगा। जैसे ही ऑफर सेल ना होने में क्या डिफरेंस है, मतलब किसी का ऑफर सेल इज वेरी रिस्की। हाँ ये इसका ना वंस लाइक ऑफर फॉर सेल, ये सब वर्ड्स हम जब डिस्कस करेंगे ना, हाँ ये मैं पूरा उसमें डिटेल बताऊंगी ना, इन लोग के बाउंस कर जाएगा वो चीजें, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग। वो आईपीओ बताना जायज था, लेकिन ऑफर फॉर सेल बहुत डिटेल कांसेप्ट हो गया कि व्हाई दे आर कमिंग विद ओएफएस, व्हाई नॉट एनी। नहीं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो नहीं, कोई प्रोडक्टिव पर्पस होगा ना, जैसे इस आईपीओ में कुछ खास प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है, ये कोई अच्छा पर्पस होगा देन प्रोडक्टिव होता है कि हाँ भाई वी शुड इन्वेस्ट इनटू दिस, ठीक है। एनीवेज बाकी औरों को क्लियर है? सुशील जी आपको क्लियर है? जितेन नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, अभी क्लास में इश्यू करवा दूंगी। आयुष प्रताप यू हैव अ डाउट? गुरकिरपाल जिनका नेटवर्क इश्यू, मनोहर आपका कोई डाउट? पूजा राजपूत एनी डाउट्स? सुनील कुमार, सुशील कुमार सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर? आई थिंक वर्ड्स मैंने जो बताए सारी चीजें क्लियर है। क्लियर है मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे रिलेटेड असाइनमेंट अभी आपको दिए जाएंगे, लेकिन यही होमवर्क जो असाइनमेंट हम देंगे वो अभी मैं ग्रुप पे
लेट इवनिंग अभी आपको मैं टाइप करके भेजती हूँ, उसको आपको कंप्लीट करना है. रेस्ट विल कंटिन्यू विद द क्लास इन नेक्स्ट. ठीक है, ओके देन, थैंक यू. बाकी ऑफलाइन वालों को मैं क्लियर कर दे रही हूँ डाउट्स. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच. हाँ.